नमस्कार, आप सुन रहे हैं FIR 24। मैं भारती नागपाल आज फिर लेकर आई हूँ आपके लिए देश की सबसे सनसनीखेज हत्या को सुलझाने के पीछे के कुछ अनसुने किस्से। 27 जनवरी 1948 दोपहर के 12 बजे मुंबई हवाई अड्डे से दो लोग किसी गलत इरादे के साथ दिल्ली के लिए हवाई जहाज में बैठते हैं। तब मुंबई से दिल्ली का सफर 3 घंटे का हुआ करता था। वाइकिंग्स एयरलाइंस की फ्लाइट में बैठे उन दो लोगों में एक था नाथुराम गोडसे और दूसरा था नारायण आप्टे। शाम करीब 3 बजे दोनों दिल्ली एयरपोर्ट पहुंचते हैं। एयरपोर्ट से एक टैक्सी में ये दोनों पुरानी दिल्ली के रेलवे स्टेशन की पार्किंग में जाते हैं। वहां उनका तीसरा साथी विष्णु करकरे पहले से इंतजार कर रहा होता है। विष्णु को 4 दिन पहले ही दिल्ली भेजा गया होता है, जिसका मकसद था हथियार की व्यवस्था करना, क्योंकि दिल्ली में शरणार्थियों का जमावड़ा था। पुलिस की सख्ती थी, तो करकरे हथियार की व्यवस्था नहीं कर पाया था। नाथुराम को ये जानकर काफी धक्का लगता है। समय कम था, बिना हथियार उनके मकसद अधूरे थे। हथियार की तलाश में नाथुराम अपने साथी नारायण आप्टे के साथ उसी रात आखिरी ट्रेन पकड़कर ग्वालियर के लिए निकल पड़ता है। ग्वालियर में आप्टे और गोडसे अपने साथी डॉक्टर दत्तात्रेय परचूरे से मिलते हैं और उनसे हथियार की व्यवस्था करने को कहते हैं। 28 जनवरी की शाम को दत्तात्रेय हाथ में एक लिफाफा लिए नाथुराम के सामने आते हैं। लिफाफे में इटली में बनी एक M1934 9mm बेरेटा सेमी ऑटोमेटिक पिस्टल होती है। ये वही पिस्टल थी जिससे महात्मा गांधी की हत्या होने वाली थी। क्योंकि समय कम था, नाथुराम और आप्टे उसी रात की ट्रेन से वापस दिल्ली लौट आते हैं। 30 जनवरी से पहले तक ये बात केवल गोडसे को पता थी कि गांधी जी को कब, कहां और कैसे मारा जाएगा। यहाँ तक कि ये बात वो अपने सबसे करीबी मित्र आप्टे को भी नहीं बताते। आप मुझे जंजीरों में जकड़ सकते हैं, यातना दे सकते हैं, इस शरीर को नष्ट कर सकते हैं, लेकिन आप कभी मेरे विचारों को कैद नहीं कर सकते। मैं हिंसा का विरोध करता हूँ, क्योंकि उससे पाया हुआ समाधान बहुत कम वक्त के लिए होता है, मगर उससे पैदा हुई नफरत हमेशा के लिए। ऐसे ही विचारों के अनंत सागर थे मोहनदास करमचंद गांधी उर्फ बापू। भारत के इतिहास में वो सबसे काला दिन था, जब 30 जनवरी 1948 को शाम करीब 5:17 पर नई दिल्ली के बिरला हाउस में प्रार्थना सभा से लौट रहे गांधी जी की गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। उस दिन उस महात्मा ने अपनी अंतिम सांस ली। करोड़ों भारतीयों की आवाज गांधी को गोली मारने वाला शख्स था नाथुराम गोडसे। पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई। हर चौक, हर गली, हर मोहल्ले में लोगों के मन में सवालों के पहाड़ खड़े हो गए। आखिर क्यों कोई गांधी जी को मारना चाहेगा? जिस इंसान ने अपने पूरे जीवन काल में किसी के लिए अपने मुख से अपशब्द तक नहीं निकाले, उसे भला कोई कैसे मार सकता है? ऐसे कई अनगिनत सवाल थे जिनके जवाब ढूंढे जा रहे थे, और इन सब सवालों के जवाबों को तलाशने की जिम्मेदारी जिन्हें मिली थी, आज हम उनके बारे में आपको बताएंगे, पर कुछ देर में। नाथुराम गोडसे को सभा में मौजूद भीड़ द्वारा पकड़ लिया जाता है। उसके साथी नारायण आप्टे और विष्णु करकरे अफरा तफरी का फायदा उठाकर वहां से भाग निकलते हैं, जिन्हें बाद में पुलिस द्वारा धर दबोचा जाता है। इस पूरे मामले में कुल 8 लोगों पर मुकदमा दर्ज होता है, जिनमें 3 थे नाथुराम गोडसे, नारायण आप्टे और विष्णु करकरे। इसके अलावा डॉक्टर दत्तात्रेय परचूरे, गोपाल गोडसे, मदन लाल, वीर सावरकर और दिवंगर बटके का एक नौकर। गांधी जी की हत्या का ट्रायल मई 1948 को दिल्ली के ऐतिहासिक लाल किले में शुरू होता है। लेकिन उससे पहले ये जानना जरूरी है कि कौन थे वो लोग जिन्होंने इस पूरी साजिश की परतें खोली, जिन्होंने गोडसे समेत तमाम अपराधियों को सजा दिलवाई। 1 फरवरी 1948 डीएसपी जसवंत सिंह, करतार सिंह और मेहता बालकृष्ण नाथुराम गोडसे से पूछताछ के लिए संसद मार्ग पुलिस स्टेशन पहुंचते हैं। ये सिलसिला अगले 2 दिनों तक चलता है, मगर पुलिस तमाम कोशिशों के बावजूद ये पता लगाने में विफल रहती है कि इस साजिश के पीछे असली हाथ किसका था। डीएसपी जसवंत सिंह अपने बयान में कहते हैं,
मुझे फ्रस्ट्रेशन हो रही थी और इसी झुंझलाहट में गोडसे से लगातार पूछताछ कर रहा था, मगर कुछ भी हासिल नहीं हो पा रहा था। गोडसे अपने बयान पर अड़ा हुआ था कि ये पूरी साजिश उसी ने रची थी, मगर हर वो चीज जो खुली आंखों से दिखती है अक्सर कितनी सच होती है, ये बात डीएसपी सिंह भली भांति जानते थे। इस पूरे प्रकरण में हिंदू महासभा की भागीदारी काफी संदेहास्पद थी। हिंदू महासभा पर गांधी के हत्यारों को शरण देने का आरोप था। पुलिस को मिली एक लीड ने इस संदेह को यकीन में बदल दिया। क्या थे इस केस से जुड़े वो सुराग जो आपस में जुड़ रहे थे? 31 जनवरी 1948 शाम करीब 7:22 पर हिंदू महासभा के सचिव वीजी देशपांडे को एक टेलीग्राम आता है, अराइविंग दिल्ली अरेंज फॉर डिफेंस, और ये संदेश आता है नारायण आप्टे से। डीएसपी सिंह को ये इंटेल बॉम्बे पुलिस से मिला था और इसकी वेरिफिकेशन सेंट्रल टेलीग्राफ ऑफिस से कलकत्ता पुलिस ने की थी। हिंदू महासभा इस हत्या के एपिसेंटर के तौर पर उभरता हुआ दिख रहा था। डीएसपी सिंह पर प्रेशर बढ़ता जा रहा था। एक और जो बड़ी कड़ी जुड़ती हुई दिख रही थी वो थी हरे रंग की कार। उस समय पर दिल्ली पुलिस के पास अपनी खुद की गाड़ियां नहीं होती थी, तो वो टैक्सी करके इधर उधर जाते थे। तो डीएसपी सिंह ने भी 4 फरवरी शाम 5 बजे हेड कांस्टेबल परसराम को गाड़ी लाने के लिए कहा। परसराम ने टैक्सी बुलाई और वो वही टैक्सी थी जिसकी तलाश डीएसपी सिंह कर रहे थे, क्योंकि इसी टैक्सी में 20 जनवरी के दिन आप्टे, गोपाल और करकरे बिरला हाउस से निकले थे, जहां गांधी जी की सभा में ब्लास्ट हुआ था। किस्मत से डीएसपी सिंह को ये गाड़ी मिल जाती है, और तो और ड्राइवर सुरजीत सिंह उन्हीं के गांव का निकलता है। शेवरले गाड़ी लाहौर में रजिस्टर्ड थी। अपने अलग रंग की वजह से इस कार की पहचान जल्द हो गई, क्योंकि शहर में तब शायद वही एक हरे रंग की कार थी। गांधी जी की हत्या के बाद सभी खुफिया तंत्र हर एक सुराग की जांच में लगे हुए थे। इसी सिलसिले में 2 मार्च 1948 को पुलिस को एक महत्वपूर्ण टिप मिलती है। टिप होती है राम सिंह नाम के एक व्यक्ति की। राम सिंह हिंदू महासभा भवन में नौकर था। हिंदू महासभा के अखिल भारतीय सचिव आशुतोष लहरी से उसकी करीबी थी। हत्या के आरोप में पकड़े जाने वालों में लहरी का भी नाम था। जब राम सिंह से पूछताछ हुई तो उसने कई चौंका देने वाले खुलासे किए। राम सिंह के कमरे में एक शख्स और रहता था जिसका नाम था मदन लाल। खुफिया विभाग को ये शक था कि करकरे ने मदन लाल की हिफाजत की व्यवस्था करने के लिए आशुतोष को एक संदेश भेजा था, जिसे बाद में नष्ट कर दिया गया था। 26 जनवरी 1948 को लहरी बॉम्बे में था, जहां उसकी मुलाकात सावरकर से हुई थी। अगले दिन दोनों फिर मिले थे। पूछताछ में लहरी ने बताया कि उसकी सावरकर से मुलाकात हिंदू महासभा को लेकर किन्हीं 2 मुद्दों पर थी। लहरी अकेला नहीं था जो उन दिनों में सावरकर से मिला था। उसके अलावा आप्टे और गोडसे की भी मुलाकात सावरकर से हुई थी। गांधी जी की हत्या के मामले में जांच और उससे पहले हुई उनकी हत्या की कोशिशों पर लापरवाही का पर्दा डालने के कारण दिल्ली पुलिस की बहुत किरकिरी हुई। सरदार पटेल ने स्वयं संज्ञान लेते हुए जांच दिल्ली पुलिस के हाथों से छीनकर बॉम्बे पुलिस को दे दी। इसके पीछे एक कारण ये भी था कि गांधी जी की हत्या की साजिश महाराष्ट्र में रची गई थी। इन सब के बीच इस पूरे मामले की तहकीकात करने के लिए एक नए पुलिस ऑफिसर की तलाश हुई। क्योंकि गांधी जी की हत्या करने की पूरी साजिश बॉम्बे में तैयार की गई थी, इसलिए बॉम्बे के एक बड़े अधिकारी को उनकी जांच करने के आदेश दिए गए। मोरारजी देसाई तब बॉम्बे स्टेट के मुख्यमंत्री थे। यहाँ दिल्ली में होम मिनिस्ट्री भी गांधी जी के मामले में हो रही इन्वेस्टिगेशन से कुछ खास संतुष्ट नहीं थी। तो अलबत्ता 17 फरवरी 1948 को होम मिनिस्ट्री ने जेडी नागरवाला को बॉम्बे से बुलाया और गांधी जी की हत्या के पीछे की साजिश का पता लगाने का आदेश दिया। जमशेद दोराब नागरवाला यानी जेडी नागरवाला उन 2 अधिकारियों में से एक थे जिन्होंने महात्मा गांधी की हत्या की शुरुआती जांच की। नागरवाला उस वक्त बॉम्बे पुलिस के स्पेशल ब्रांच में डिप्टी कमिश्नर के पद पर कार्यरत थे। उन्हें गांधी जी की हत्या के मामले में स्पेशल इन्वेस्टिगेटिंग अफसर बनाने के पीछे कई कारण थे। वो एक बेहतरीन इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर थे और सबसे खास बात थी उन्हें चुनने की कि वो ना तो हिंदू थे और ना ही मुसलमान। जेडी नागरवाला पारसी थे
और सरदार पटेल के नजदीकी भी। सरदार पटेल नहीं चाहते थे कि बापू की हत्या में कोई धार्मिक मामला जोड़ा जाए। जेडी नागरवाला की केस डायरी में इस बात की पुष्टि की गई है कि गोडसे ने सावरकर से मिलने के बाद दादर के कॉलोनी रेस्टोरेंट से 23 जनवरी 1948 को खाना लिया था, जिसकी पुष्टि स्वयं रेस्टोरेंट के मालिक ने की थी। बॉम्बे से इस पूरे प्रकरण के तार कैसे जुड़े थे, इसकी पूरी कहानी तुषार गांधी की किताब लेट्स किल गांधी में भी मौजूद है। बॉम्बे पुलिस ने जेडी नागरवाला की देखरेख में हुई इस जांच में सावरकर के इस साजिश में शामिल होने का सबूत दिया। ये तथ्य कि गोडसे और आप्टे अपने पहले प्रयास, जो कि 20 जनवरी को कोलकाता में किया गया था, उसके पहले और बाद में या फिर वास्तविक हत्या के पहले सावरकर के संपर्क में थे, संदेह से परे साबित हुआ था। 1 फरवरी 1948 की केस डायरी में ऐसे कई महत्वपूर्ण सबूत थे जो सावरकर की मृत्यु के बाद भी 1960 के दशक तक दुनिया के सामने नहीं आए थे। डायरी के अनुसार 2 अज्ञात लोगों दामले और अप्पा राव से पूछताछ में ये खुलासा हुआ था कि गोडसे और आप्टे 20 जनवरी को हुए बॉम्ब ब्लास्ट से पहले सावरकर से 2 दफा मिल चुके थे। इसके अलावा उसी पूछताछ में ये भी खुलासा हुआ कि मदनलाल और करकरे की सावरकर से घंटों बात हुई थी। हालांकि सावरकर ने ऐसी किसी भी मुलाकात से इनकार किया था। सुनवाई के दौरान वो अपने स्टैंड पर अड़े रहे। सबूतों के अभाव में निचली अदालत ने सावरकर को बरी कर दिया था। जीवनलाल कपूर आयोग की रिपोर्ट सामने आने तक ये सारे तथ्य जनता की जानकारी से दूर रहे। 10 फरवरी 1949 को कोर्ट अपनी आखिरी फैसला सुनाती है। हत्या के मुख्य आरोपी नाथूराम गोडसे और नारायण आप्टे को फांसी की सजा मुकर्रर की जाती है। विष्णु करकरे, मदनलाल पाहवा, शंकर किस्तैया, गोपाल गोडसे, विनायक सावरकर, दत्तात्रेय परचूरे को उम्र कैद की सजा सुनाई जाती है। बाद में सबूतों के अभाव में सावरकर को बेगुनाह घोषित कर रिहा कर दिया जाता है। दिगंबर बड़गे को अपने सह आरोपी के खिलाफ गवाही देने के लिए क्षमादान दिया जाता है और रिहा कर दिया जाता है। आखिरकार 15 नवंबर 1949 ये वो तारीख है जब आजाद हिंदुस्तान के सबसे बड़े कातिल को अंबाला जेल में फांसी पर चढ़ा दिया जाता है। इस पूरी जांच में अपने बेहतरीन योगदान के लिए जमशेद दोराब नागरवाला की चौतरफा प्रशंसा होती है। मई 1960 को गुजरात के एक अलग राज्य बनने के बाद नागरवाला को गुजरात का पहला आईजीपी बना दिया जाता है। वो करीब 12 साल तक गुजरात के आईजीपी के तौर पर सेवारत रहे। नागरवाला के सम्मान में शाही बाग का एक मैदान भी उनके नाम पर रखा गया, जिसका नाम है जेडी नागरवाला पुलिस ग्राउंड। तो ये थी आज की FIR 24। मैं भारती नागपाल आपसे फिर रूबरू होंगी एक अनसुनी और सच्ची कहानी के साथ FIR 24 में। सुनते रहिए पॉडकास्ट 24, आवाज सबकी।